दोस्तों, घटना शुरू क्रम करने से पहले मैं निखिल जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। निखिल जी, आपने थैंक यू ऑप्शन के माध्यम से जो धनराशि देकर उत्तरांचल डायरीज़ का मान बढ़ाया है वो प्रीसियस है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और आशीर्वाद बस हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा। उत्तरांचल डायरीज़ आपका कृतज्ञ रहेगा। आप सभी महिला और पुरुष मित्रों को भी धन्यवाद बोलता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर चैनल को देते हैं। आप सभी से उम्मीद है कि आप भविष्य में भी इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे, मतलब क्या, लुटाते रहेंगे मेरे ऊपर, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस घटनाक्रम के 17 एपिसोड हो चुके हैं और अब हम चलते हैं 18वें एपिसोड की तरफ। अब ये बिल्कुल समाप्ति की तरफ है कहानी। अभी 18वां है, शायद एक दो एपिसोड और हो जाए इसके बाद। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में क्या क्या घटा वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला देता हूँ ताकि आपकी मेमोरी में आ जाए। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं वो मचान पर 49 दिन कहानी का जो इसका पिछला 17वां एपिसोड है वो देख लें। उन्हें इस एपिसोड में मैं जो सुनाने जा रहा हूँ वो घटनाक्रम पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको एक एपिसोड पीछे जाके देखना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि श्रीनिधि जी और उनके मित्र किस तरह से एक खौफनाक हाथी के चंगुल में फंसने के बाद भी बाल बाल बच गए थे। फिर इन लोगों ने रवासन नदी के किनारे बैठकर लंच किया था और कौवों को परोठे खिलाए। ऐसे ऐसे उछाल रहे थे, कौवे हवा में झपट ले रहे थे, अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे। फिर रवासन की खूबसूरत वैली का आनंद उठाते हुए ये लोग आगे बढ़ गए थे। करीब 1 मील आगे जाकर इन्हें अपने वो खच्चर वाले मिले जो इनका सामान ले गए थे। उनसे मिलकर फिर कुछ बातें करके ये लोग और फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मुझे यही अब आपको बताना है ना? तो दोस्तों, चलते हैं कहानी में और जानते हैं कि फिर क्या हुआ। कि फिर क्या हुआ। ठीक है, आर यू रेडी? थोड़ी नाटकीता डाल रहा हूँ यार, मस्ती कर रहा हूँ। खैर, तो दोस्तों, ये लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इन्हें एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उन्होंने उसके पास जाकर देखा तो वो झोपड़ी के अंदर एक घराट थी। दोस्तों, घराट हमारे उत्तराखंड में जो है ना पंचक्की को बोलते हैं। मतलब जो पानी होता है उससे पानी की धारा निकाल दी जाती है और उससे जो एक चक्का चलता है, फिर ऊपर वो जो है पूरा पत्थर का वो बना होता है, वो घूमता है। एक पंचक्की होती है जिससे कि लोग आटा वगैरह पीसते हैं। तो वहाँ पे इन्हें दो आदमी बैठे हुए दिखाई दिए जो इन लोगों को देखकर एकदम से चौंक से गए। और इन लोगों के लिए भी लाल ढंग से निकलने के बाद ये पहला मौका था कि इन्हें कोई किसी इंसान के दर्शन हुए थे। नहीं तो अभी तक तो जंगली जानवरों के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। इन लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोग कोई बात करने के लिए कोई ऐसे इंटरेस्टेड नहीं है, कोई इच्छुक नहीं है, इसलिए उनसे ज़्यादा बातें इन लोगों की नहीं हो पाई। पंचक्की के पास से ही कुछ दूरी पर एक गांव भी था। थोड़ा सा पंचक्की तो उससे थोड़ा सा दूरी पे बड़ा छोटा सा गांव था जिसमें करीब 10-12 ही घर रहे होंगे। और जो रवासन नदी थी उसके साथ साथ ही बह रही थी, गांव के साथ साथ ही थी। उस नदी में कुछ महिलाएं और बच्चे अपना नहाना धोना, कपड़े वपड़े धोना, यही सब, मतलब जो सब चलता है रूटीन वर्क, यही सब गांव की औरतें और बच्चे सब कर रहे थे। ये गांव ऐसी घाटी पर बसा हुआ था जिसके 3 तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। और लालढांग के बाद ये पहला गांव है। लगभग 1 घंटे इस गांव में रुकने के बाद ये मित्र मंडली मदान की तरफ चल पड़ी। मदान इनका मेन टारगेट था, जहाँ जाना था इन्होंने। और शाम करीब 5 बजे के आसपास ये लोग वहाँ पहुँच गए। ये जो मैदान था ये बहुत बड़ा था, फील्ड ये बहुत बड़ा था और गढ़वाली भाषा में इसे मदान कहते हैं। सरकारी दस्तावेजों में जो वो दस्तावेज होते हैं ना सरकारी, उसमें जो चित्र मानचित्र होते हैं उसमें भी इस जगह का नाम मदान ही लिखा हुआ है। ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा और फैला हुआ मैदान है जो सप्त रुद्रा के साथ साथ पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ था। हालांकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही दूर पर्वत की तलहटी में जाकर ख़त्म हो गई थी, लेकिन लंबाई करीब 1 मील से ज़्यादा होगी। गढ़वाल के इस अंचल में इससे बड़ा मैदान कोई दूसरा नहीं था। यहाँ भी एक गांव बसा हुआ था और इस मैदान के नाम पर, इस फील्ड जो ये मैदान था इसके नाम पर ही उस गांव का नाम भी
मदान पड़ गया था। मदान, ये बहुत कम आबादी वाला गांव था। यहाँ पे जो घर थे उनकी संख्या भी बहुत कम थी, लेकिन खेत खलिहान बहुत थे, इनकी खेती बहुत थी, जिनमें धान और गेहूं के पौधे लहरा रहे थे। कई जगह पे ऐसा भी था जहाँ सरसों हो रही थी, जिसके पीले रंग के जो फूल थे वो पहाड़ों की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। मतलब बहुत खूबसूरत जगह। और मैदान के पश्चिम में एक घना जंगल लगा हुआ था, जो करीब आधा आधा मील गहरा और 10-12 मील लंबा होगा। पहाड़ों में जगह जगह पे दर्रे और घाटियाँ थी। इसके अलावा इस जंगल में छोटी छोटी बहुत ढेर सारी जो है वो वाटर बॉडीज़ भी थी, जलधाराएँ जिनको बोलते हैं। कुल मिलाकर इस क्षेत्र की बनावट कुछ ऐसी थी कि इनमें घूमना आसान नहीं था। इन इन जंगलों में भटक जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा चांसेस थे, आप कहीं पे भटक सकते थे। इन जंगलों में हाथी तो नहीं होते थे, लेकिन बाघ, तेंदुए और भालू, इनकी अच्छी खासी संख्या थी, ये खूब थे। और ये जो थे कई बार मैन ईटर भी हो जाते थे। और ऐसा जब हो जाता था तो सारा क्षेत्र जो है ये पूरा भयानक क्षेत्र हो जाता था। लोगों का जो आवागमन वगैरह था वो सब बंद हो जाता था। आसपास के सारे गांव घरों में आतंक का माहौल पैदा हो जाता था। बहुत भयानक सीन रहता था। वैसे तो इन लोगों का कैंप इस जगह से थोड़ा सा आगे बढ़कर जंगल में लगा हुआ था, थोड़ा ही दूर एक जंगल में लगा हुआ था, करीब 500 मीटर अंदर जा कर के। लेकिन इन लोगों को ये जगह इतनी पसंद आई कि ये वहीं नदी के किनारे एक चौड़ी सी चट्टान थी, उस पर ये लोग बैठ गए। इन्हें ये एरिया इतना अच्छा लग रहा था कि इन्होंने शाम का खाना भी वहीं खाया और रात हो जाने के कारण वहीं सो भी गए। दोस्तों, आज फिर कह रहा हूँ, ये बाहर से जो आवाज़ आ रही है इस पर ध्यान मत देना, इसके लिए मैं हेल्पलेस हूँ। सिर्फ कहानी को सुनिए, आप बाहर की आवाज़ को ध्यान ही मत दीजिए। अगले दिन सुबह उठकर ये लोग अपने कैंप की तरफ चले गए। ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। एक छोटे से मैदान में इनके तंबू लगे हुए थे और उनके पास ही 3 आम के पेड़ भी थे। इन लोगों ने अपने अगले 30 दिन इसी जगह पर यहीं पे मचान बांध के बिताने थे। शुरुआती 2 दिन तो ये लोग कहीं भी नहीं निकले, बस मचान को अपने रहने योग्य बनाते रहे। मतलब छुटपुट जो काम रहे बचे वो सब करते रहे, या फिर खा पी करके आराम ही करते थे और कुछ मतलब कहीं जाते नहीं थे। तीसरे दिन सुबह सुबह श्रीनिधि जी घूमते हुए एक झरने के पास चले गए। इस झरने का पता इन्हें शकीला नाम की एक गुर्जर लड़की थी, उसने बताया था। इन्होंने उस झरने में नहाया धोया, फिर उसके आसपास ही आराम किया और शाम को 4 बजे से पहले ही अपने कैंप में लौट के आ गए। और आगे अपना सब ठीक ठाक था। अब मैं थोड़ा सा शकीला के बारे में बता दूं। ये जो बच्ची थी शकीला, इसके पिता का नाम रहमान गुर्जर था। अपनी जवानी के दिनों में वो एक बड़े अच्छे शिकारी रहे थे और उनका कहना था कि सन 1921 में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भोपाल में शिकार के लिए आए थे और लाल कोठी पर रुके थे, तो वो भी उनके शिकार पार्टी में सम्मिलित हुए थे। इतना ही नहीं, वो ये भी दावा करते थे कि जिस दिन पोयिंडर साहब ने मादा गुलदार पर जो गोली चलाई थी, उससे पहले उन्होंने उसको गुलदार को गोली से मार दिया था। मादा गुलदार मरी तो इनकी गोली से थी, लेकिन नाम जो है पोयिंडर साहब का हो गया, यानी कि जो सारा क्रेडिट था वो पोयिंडर साहब को मिल गया था, इनका नाम दब गया था। जबकि गोली जो तेंदुआ, जो मादा तेंदुआ थी, मरी इनकी गोली से थी। लेकिन होता है, बड़े लोगों का नाम हो जाता है। वन्य पशुओं के संबंध में रहमान भाई को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। वो जब भी वन्य जीवों के बारे में इन लोगों को बताया करते थे तो वो लोग, ये लोग मतलब श्रीनिधि जी लोग आश्चर्य में पड़ जाते थे। न जाने कितनी नई नई तरह की जानकारियाँ इन्हें रहमान भाई से मिला करती थी। रहमान भाई ने अब शिकार खेलना बंद कर दिया था। वो बहुत मतलब, वो कहते हैं ना, उकता गए थे शिकार करते करते। उन्होंने शिकार करना ही बंद कर दिया था और करीब 10 साल पहले वो यहाँ गढ़वाल में आके बस गए थे। और यहाँ आकर के उन्होंने करीब 50 बीघा के आसपास ज़मीन खरीदी और एक छोटा सा मकान भी बनवाया अपने लिए, जिस पर रहने वहने के लिए। फिर एक दो बैल खरीदे, जिनसे खेती वेती करना शुरू किया। फिर बाद में करीब 20-22 भैंसें भी खरीद ली, जिससे उनका दूध का कारोबार शुरू हो गया। खेती से उनके खाने पीने के सामान की पूर्ति हो जाती थी और दूध से उनकी जो है अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। श्रीनिधि और इनके मित्र भी जो है रहमान भाई से ही दूध लेते थे। और उनकी जो 12 वर्षीय लड़की शकीला,
वो इन लोगों तक दूध पहुंचाने का काम करती थी। वो लड़की दिन में 2 बार, एक बार सुबह और एक बार शाम को, करीब आधा मील दूर घने जंगलों के बीच से होकर इन लोगों का जो कैंप था वहाँ तक दूध लाती थी। अच्छा, उस लड़की को इन लोगों के साथ मचान में बैठकर गपशप करने में बड़ा मज़ा आता था उसे। बच्ची थी, एन्जॉय करती थी इन लोगों के साथ कैंप में, मचान में बैठ के। वो अपने अब्बू के शिकार के किस्से बड़े चाव से इन लोगों को सुनाती थी। अब क्योंकि उसका घर जंगल के बीचों बीच था और उसके आसपास में कोई ऐसा पड़ोस भी नहीं था, ना कोई गांव था, ना कोई घर थे, इन्हीं का घर था जंगल के बीच में। तो ज़्यादातर वनजीवी जो थे, जानवर थे, वही उसके घर के आसपास दिखते रहते थे, जैसे हिरन, नीलगाय, सूअर, गुलदार, शियार और लोमड़ी। ये तो मतलब आए दिन दिखते ही रहते थे। कई बार तो इनकी भैंसों के लालच में बाघ भी इनके घर के आसपास मंडराना शुरू कर देता था। इन जानवरों के ताज़े समाचार वो रोज़ इन्हें खूब नमक मिर्च लगाकर सुनाया करती थी। अरे कल तो ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे आया वैसे आया, मतलब एक जो उसका अंदाज था। लेकिन वो एक दिन आई, दूध दिया और फटाफट वापस जाने लगी। तो श्रीनिधि जी ने उससे ऐसे ही पूछ लिया, क्यों शकीला, आज मचान पे नहीं बैठोगी क्या? तो उसने जवाब दिया, नहीं नहीं, आज हमको ज़रा जल्दी लौटना है, क्योंकि आज हमारे अब्बू बीमार पड़ गए हैं और खेत की रखवाली भी मैंने ही करनी है। फिर एक क्षण रुकी और फिर बोली कि आजकल हिरण बहुत ज़्यादा खेतों में घुस जा रहे हैं ना, उन्हें भगाना पड़ता है ना, तो इसलिए मुझे रात भर खेतों में भी रहना है। तो ये सुनकर श्रीनिधि जी बोले, अगर ऐसी बात है तो शकीला, आज हम भी तुम्हारे ही साथ चलेंगे। इतने दिनों से तुम हमारी मचान पे आ रही हो, बैठ रही हो, गपशप कर रही हो, आज हम भी तुम्हारी मचान पर बैठकर देखेंगे कि कैसी है आखिर तुम्हारी मचान। आज हम बैठेंगे उस पर, ठीक है? तो श्रीनिधि जी की बात को सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोली खुशी से, अरे आइए आइए ना, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग आइए। प्लीज़, प्लीज़ तो नहीं बोला होगा, वो तो खैर मैं भूल गया हूँ। आइए आइए, आप सब लोग आइए। सब लोग तो नहीं गए, लेकिन श्रीनिधि जी और श्याम जी शकीला के साथ चल पड़े। उसके खेत अब दूर से इनको दिखने लग गए थे कि सामने उधर खेत है इनके। गेहूं के जो पौधे थे अभी छोटे छोटे ही से थे, यही कोई 8-10 इंच ऊंचे रहे होंगे। उनकी जो पत्तियां थी वो हरी और कोमल थी एकदम। ये जो खेत था करीब 35 बीघे का रहा होगा, जिसके चारों तरफ 10 फीट ऊंची और 3 फुट चौड़ी कांटों की घनी बाड़ इन्होंने, इसके अब्बू ने बना के लगाई हुई थी। इन्होंने शकीला से कहा कि हमें वो जगह दिखाओ जहाँ से वो हिरन अंदर आते हैं। तो वो फिर सब लोग बाड़े में उत्तर दिशा की तरफ चल पड़े। तो वहाँ पे जाकर एक बड़ी विचित्र सी चीज़ दिखाई पड़ी। वहाँ पे रस्सियों का बना हुआ एक पक्का जाल था और उसके बीच में करीब 1 फुट चौड़ा एक झरोका सा बना हुआ था, छोटा सा 1 फुट चौड़ा। शकीला ने बताया वो हिरन इसी झरोके से खेत में आ जाते हैं। शकीला के दिमाग में वही था, उसको लगता था कि यहीं से आते हैं, लेकिन वो झोंका हिरणों के आने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पकड़ने के लिए बनाया हुआ एक फंदा था। तो श्रीनिधि जी ने शकीला से कहा, क्या इसके अलावा कोई और जगह भी है जहाँ से ये हिरन वगैरह अंदर आ जाते हैं? तो शकीला ने बताया कि हाँ, वो बाड़े को कूद कर कई बार अंदर आ जाते हैं। ऐसे ये बाड़े के पीछे से छलांग मारते हैं और इधर आ जाते हैं। उस दिन इन लोगों ने शकीला को जो है पहरा नहीं करने दिया रात में। अब बच्ची इन लोगों को बहुत प्यारी लगती थी, बड़ी भोली सी, बड़ी अच्छी सी लगती थी और इन्हें ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि ये मासूम बच्ची दिन में भी काम करे और रात भर जाग के खेतों का पहरा भी करे। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार ऐसा है कि आज पहरा ये लोग देंगे, और शकीला को उसके घर भेज दिया और उससे बोला कि वो जाए और जाके सो जाए, हम दोनों लोग हैं इधर, आज उसके जो मचान है खेत पे उस पर हम बैठेंगे और तुम चिंता मत करो। खैर थोड़ी ना नुकुर के बाद वो चली गई और ये लोग पहरा देने के लिए मचान में बैठ गए। इनके पास टॉर्च और श्याम जी के पास गुलेल थी, इसलिए उस रात कोई भी जानवर खेत के अंदर तो नहीं घुस पाया। ये टॉर्च मार के देखते रहते थे और वो गुलेल चला देते थे। शेखर भाई ने शकीला के पिताजी का इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें कोई बहुत पुराना रोग था जो जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा था। अब उन्हें बीमार पड़े हुए करीब करीब 10 दिन हो गए थे और रात में उनके खेत जो खेत खलियान वगैरह जो थे उनकी रखवाली का काम इस मित्र मंडली के सदस्यों ने अपने ऊपर ले लिया था। चलो हम देखेंगे, हम करेंगे। मदान के गांव के जो लोग थे वो भी बड़े अच्छे और बड़े हेल्पिंग नेचर के थे। इन लोगों के कहने पर वो भी रहमान भाई के खेतों की रखवाली करने के लिए अपना तैयार हो गए। बोले ठीक है साहब, चिंता मत कीजिए, जब
आप लोग कर रहे हैं तो हम लोग तो इसी गांव के हैं, हम तो करेंगे ही। फिर गांव वाले नियमित रूप से आने लगे। अब जब वो लोग गांव वाले नियमित रूप से आने लगे तो श्रीनिधि जी और उनके मित्र अपने कैंप में लौट के अपने कैंप में आ गए और अपने कैंप में रहना शुरू कर दिया। इन्हें कैंप में रहते हुए अभी मतलब मचान ये खेतों की रखवाली छोड़ के अपने कैंप में रहते हुए अभी 2-3 हो गए थे कि एक सुबह करीब 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का टाइम था। शकीला की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जो बहुत बेचैनी से इन लोगों को पुकार रही थी, बहुत जोर जोर से आवाज़ दे रही थी। ये उठे और मचान से नीचे उतर करके उससे कुछ पूछते, उससे पहले ही वो बोल पड़ी, अरे बाबूजी जल्दी चलिए जल्दी चलिए, एक बहुत बड़ा सुअर जाल में फंस गया है। और खेतों की जो रखवाली कर रहे थे उन लोगों ने उसे लाठियों से पीट पीट करके मार डाला है। अब वो हम लोगों के तो किसी काम का है नहीं, वो आप लोगों के काम आ सकता है, आप लोग खा लीजिएगा। हम लोग तो खाते नहीं, हमारे धर्म में नहीं खाते, हराम है, आप लोग खा लीजिएगा। अब उस बेचारी भोली सी मासूम सी बच्ची को ये थोड़ी पता था कि ये लोग भी शाकाहारी हैं, मांस नहीं खाते। तो श्रीनिधि जी ने हंसकर उससे कहा, अरे बेटा जो तुम्हारे काम का नहीं है वो हमारे काम का कैसे हो सकता है, हम लोग भी उसे नहीं खाते हैं, हमारे काम का भी नहीं है। अब ये सुनकर वो बेचारी बहुत थोड़ा सा कहते हैं ना मायूस सी हो गई, थोड़ा दुखी सी हो गई। और उसे मायूस देखकर इन लोगों को भी अंदर से बड़ी अजीब सा लगा, यार क्या वो बच्ची देखो इतनी दूर से दौड़ते हुए आई, इतने घने अंधेरे में कि शायद इन लोगों के काम आ जाए, और अब उसे ऐसे ही निराश करके लौटा देना कुछ यार ये जम नहीं रहा है। तो बोले शकीला ऐसा है, रुको हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं और हमें दिखाओ, आखिर देखे तो सही हम भी कि वो कितना बड़ा सुअर है, हमें नहीं दिखाओगी। तो अब ये वहाँ से चल पड़े। अच्छा अभी चारों तरफ अंधेरा ही फैला हुआ था और ये लोग अंधेरे में ही जो है खेत में पहुँच गए थे। अब वहाँ पास जा कर के इन्होंने देखा तो जो रखवाले थे वो बाड़े के पास अपने हाथों में लंबी लंबी लाठियाँ लिए खड़े थे और इन लोगों को देखते ही बोले, अरे बाबूजी आज तो बहुत बड़ा जानवर से पाला पड़ा है, बहुत ही बड़ा सुअर है, और देखिए उसके पास ना जाइएगा, अभी उसमें जान है, कहीं ऐसा ना हो कि वो आप लोगों पर झपट पड़े, अभी थोड़ा उजाला हो जाने दीजिए, उसके बाद फिर आप उसे तसल्ली से देखिएगा, अभी जल्दीबाजी ना करिए, उसके पास ना जाइए। लेकिन सनराइज़ होने में अभी करीब घंटा भर का टाइम और लगना था, तो इतनी देर तक कौन इंतज़ार करता। इन्होंने अपने जो 5 सेल वाला जो टॉर्च था उसकी तेज़ लाइट जो है जाल पर डाली, तो जैसे ही लाइट जाल पर पड़ी वो चारों रखवाले जिनके हाथों में लाठियाँ थी, उन्होंने अपनी लाठियाँ फेंकी एक तरफ और बाघ बाघ बोलते हुए वहाँ से एक तरफ भाग निकले। वाकई में वो एक गुलदार था, सुअर नहीं था, गुलदार था। दोस्तों मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि उत्तराखंड में गुलदार या तेंदुए को बाघ ही बोलते हैं, हम लोगों के लिए सब बाघ हैं। जो भी ये जानवर हैं ये दोनों हमारे लिए बाघ हैं। अब इन लोगों को सोच सोच कर बड़ी हंसी आ रही थी कि अब तक यार वो गुलदार जब तक जिंदा था तब तक तो ये उसे लाठियों से मारते रहे, डरे नहीं, और जब उसकी लाश देखकर इनको पता चल गया कि वो गुलदार है तो इतना डर गए कि उसके पास फटकने का भी नाम नहीं ले रहे। इन्हें बड़ी मनी मन हंसी आ रही थी। अब इन्होंने उन रखवाले से पूछा कि भाई एक बात बताओ ये कैसे यहाँ आके फंस गया, क्योंकि गुलदार तो बहुत चालाक होता है, इस तरह के धोखे में तो वो नहीं आता है। तो एक रखवाले ने दूर से ही कहा, वो पास नहीं आया, वो दूर से ही बोल रहा है, वो बाबूजी रात में 2 हिरण बाड़े को फांद के खेत के अंदर आ गए थे, तो हो सकता है कि उनका पीछा करते हुए ये इधर आके फंस गया होगा। अब सुबह होते होते शकीला के खेत पर लोगों की भीड़ लग गई। जो भी गुलदार के बारे में सुनता वो उसे देखने के लिए खेत की तरफ अपना दौड़ा चला आता। ये एक नर गुलदार था और जब इसकी नाप ली इन लोगों ने तो नोज टू टेल मतलब नाक से लेके पूंछ तक उसकी लंबाई 6 फुट 10 इंच थी। सोचो कितना बड़ा होगा। अब 10:30 बजे के आसपास जब थोड़ा भीड़ वहाँ से हट गई भीड़ वहाँ से, तो शकीला ने उस गुलदार की बॉडी इन लोगों को दे दी, मतलब श्रीनिधि जी लोगों के हवाले कर दी और बोली बाबूजी आप या आपकी संपत्ति, अब इसको आप रख लीजिए। पहले तो इन लोगों ने सोचा कि यार भला इस बॉडी का हम लोग क्या करेंगे, फिर इनको लगा कि यार इसकी खाल अगर निकाल ली जाए तो मुक्ता जी के लिए यार बहुत सुंदर गिफ्ट होगी। इन्होंने उस गुलदार की बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और गांव वालों की सहायता से उसे नदी के किनारे एक छायादार किनारे पर
पहुंचवा दिया, गाँव वालों से उठा उठू करके वहाँ रखवा दिया। अब इन लोगों ने गुलदार की बॉडी तो ले ली थी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के सामने थी। अब समस्या ये थी कि इनमें से किसी को भी खाल उतारना नहीं आता था, और ना ही मदान गांव में किसी व्यक्ति को ये काम आता था। इसके अलावा कोई भी माहिर नहीं था। ऐसे में अपने शेखर भाई जो डॉक्टर साहब थे, उन्होंने ये जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। वो बोले कि चलो यार, मैं देखता हूँ और कोशिश करता हूँ इसकी खाल उतारने की। शेखर जी वैसे थे तो डॉक्टर ही, और उन्हें सर्जरी का भी आइडिया था। तो उन्होंने उसी हिसाब से कुछ कोशिश करके उस गुलदार की खाल उतारनी शुरू कर दी, और कुछ देर में अच्छी तरह से उतार भी दी। फिर नदी में ले जा करके उसको अच्छी तरह से धोया, उस पर जितनी चर्बी वगैरह जो उस पर जमा थी उसको चाकू से निकाला। फिर फिटकरी और जो मसाला वगैरह, नमक वमक का जो मसाला बनाया जाता है, उसको लगा करके उसे सूखने के लिए रख दिया। अब तेज़ धूप थी, शाम तक काफ़ी सूख के तैयार हो गई। फिर उसे संभाल के इन्होंने रख लिया। अब इस तरह से इन लोगों के दिन इस जगह पे कटते जा रहे थे। एक दिन ऐसी घटना हुई कि ये लोग एकदम से सकते में आ गए, और उसी दिन रवासन से वापस मुक्ता जी के आश्रम जाने के इन्होंने तुरंत फैसला भी कर लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या घटा कि इन्हें अपनी यात्रा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। तो दोस्तों, हुआ यूं कि दोपहर के करीब 1:30 बजे के आसपास शकीला के साथ इनका गाड़ीवान, जिसे ये लालढांग में छोड़कर आए थे, वो आता हुआ दिखाई पड़ा। शेर सिंह नाम था उसका। इन लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि गाड़ीवान को यहाँ तक आना पड़ गया है। तो जब वो पास आया तो उससे पूछा इन लोगों ने, तो उसे जवाब देने के बदले एक पत्र इनको दे दिया और बोला कि ये पत्र मुक्ता बहन जी ने भेजा हुआ है, और कहा है इसे तुरंत जितना जल्दी हो सके आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए। अब इन लोगों ने उस पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। उस पत्र में लिखा हुआ था, पहले तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ था, वो सब छोड़ के मैं मेन बता रहा हूँ। जो लिखा हुआ था, अपना घोड़ा लेने के बहाने से वो शिकारी जो घायल था और जिसे इलाज के लिए हरिद्वार अस्पताल में भर्ती किया गया था, वो हरिद्वार से लौट के आ गया है और हम लोगों से बहुत अनाप शनाप बातें कर रहा है। हमें उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, इस बात का कुछ पता नहीं है। इसलिए जितना जल्दी संभव हो आप लोग लौट के आश्रम में आ जाओ, ये खत में लिखा हुआ था। पत्र को पढ़ने के बाद यार ऑब्वियसली सभी लोग एकदम से टेंशन में आ गए, चिंता में पड़ गए, और इस नतीजे में पहुँचे कि यहाँ से आज और अभी यहाँ से निकल लिया जाए। करीब 3 बजे हुए थे, ताकि 6 बजे तक लालढांग पहुँच जाएं और 9 बजे तक आश्रम। अब कैंप का सारा सामान शंभू जी और वीर सिंह जी के भरोसे छोड़कर ये लोग अपना निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, पत्थर, रेत और चट्टानों से भरा हुआ था, जैसा आते टाइम भी मैंने बताया था आपको जब ये आ रहे थे। फिर भी 6 बजे के आसपास ये लोग लालढांग पहुँच गए। इन लोगों का विचार था कि लालढांग बाजार से कुछ खा पी कर आश्रम के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि रात के 10 बजे जब आश्रम पहुँचेंगे तो मुक्ता जी को खाने के लिए परेशान करना वो ठीक नहीं रहता कि कहाँ रात को 10 बजे पहुँचे और मुक्ता जी इनके लिए खाना वाना बनाए। तो उन्होंने कहा कि सच्चा है कि यहीं से खा के चलते हैं। लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था कि इनके समझ में नहीं आ रहा था कि बाजार किस तरफ है और बस्ती किस तरफ है, किधर को जाएं। फिर इन्हें एक जगह पर जो है एक लालटेन जो है टिमटिमाती हुई दिखाई पड़ी। ये लोग उस तरफ ही चले गए। जब ये वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो एक हलवाई की दुकान थी, जिसमें भट्टी में के ऊपर दूध उबल रहा था और कुछ थालियों में पुरानी मिठाइयाँ पड़ी हुई थी। दुकान में बैठे हुए एक आदमी जो दुकान में बैठा हुआ था, इन लोगों ने उससे पूछा कि भैया क्या कुछ पूरी भाजी खाने के लिए मिल जाएगी हम लोगों को। तो उसने इन लोगों को देखा और बड़े रूखे स्वर में कहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं मिल सकती, ये दुकान मेरी नहीं है, मालिक कहीं गया हुआ है, मैं तो सिर्फ दुकान की जो है पहरेदारी कर रहा हूँ, नहीं नहीं मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। अजीब सी बात, हलवाई की दुकान के सामने ही एक वैद्य जी की दुकान और थी, मतलब क्लिनिक, जिसमें एक लालटेन की रोशनी में वैद्य जी बैठे हुए दिखाई पड़ रहे थे। अब ये लोग उनके पास गए और उनसे पूछा कि नमस्कार वैद्य जी, यहाँ किसी दुकान के बारे में आपको पता है कि जहाँ कुछ खाने पीने का सामान मिल सके। तो उन्होंने भी जो है बड़े रूखे स्वर में कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता, मैं तो यहाँ बिल्कुल अभी नया नया हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता।
तो इन्होंने वैद्य जी से पूछा कि भाई आप कितने दिनों से यहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि अभी लगभग 1 साल से ही हूँ मैं यहाँ, उससे पहले मैं यहाँ नहीं था, मैं कुछ नहीं जानता, ना ना। तो वैद्य जी की बात सुनकर आनंद जी बोले, कमाल है वैद्य जी, आपको यहाँ रहते हुए लगभग 365 दिन हो गए हैं और ये कोई इतना बड़ा बाजार भी नहीं है कि जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। ये कैसे संभव हो सकता है? छोटी सी तो बाजार है, एक एक बंदे को आप जानते होंगे। अब वैद्य जी ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी दवाई बनाने में, अपना गोटा गाँठ करने में, वो अपना काम में लगे रहे। अब इन लोगों को बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि यार लालढांग के लोगों को अचानक से क्या हो गया, ये इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इतना रूखा व्यवहार क्यों कर रहे हैं इन लोग? इन लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इसके आगे ये कोई कदम उठाते अपना, अचानक पीछे से चौधरी मुरली सिंह जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो शिव जी, जो शिव सिंह जी जो थे, वो उनके साथ इनकी तरफ आ रहे थे और इनके पास आते ही बोले, अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए चलिए घर चलिए। तो श्रीनिधि जी ने बोला, नमस्कार चौधरी साहब, इस समय तो आपके घर चल पाना संभव नहीं हो सकेगा, माफ़ कर दीजिएगा हमें, क्योंकि अभी तो हमें बहुत जल्दी जाना है और बहुत जल्दी पहुंचना है। तो चौधरी जी बोले कि वो तो मुझे आपके गाड़ी वाले ने, मतलब जो गाड़ीवान जो शिव सिंह जो है, उससे पता चल चुका है कि आपको इमरजेंसी, आपको जाना है, लेकिन ऐसा है कुछ देर आराम कर लीजिए, थोड़ा चाय वाय पी लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा। तो चौधरी जी के आग्रह को ये लोग टाल नहीं सके और कुछ देर आराम करने के लिए उनके घर की तरफ चल पड़े उनके साथ। चौधरी जी ने अपने घर में इनके खाने पीने और आराम करने का पूरा इंतज़ाम किया हुआ था, मतलब पूरी फुल फ्लैश फैसिलिटीज़। इन्होंने खाना वगैरह खाया, हाथ वाथ धो करके जैसे ही अपने आराम कक्ष की तरफ जा रहे थे तो एकदम से चौंक गए। वहाँ पे लालडांग थाने का दरोगा अपने 3 सिपाहियों के साथ बैठा हुआ था और इन्हें देखते ही बोला, आइए आइए, आपका ही इंतज़ार हो रहा है, आ जाइए आ जाइए। तो श्रीनिधि जी ने बड़े, बोलिए तो असमंजस के भाव, यार पुलिस से हमारा क्या काम, बड़े असमंजस के साथ दरोगा जी से पूछा कि भाई हमारा इंतज़ार, लेकिन क्यों? तो दरोगा जी ने पूछा उनसे कि आप किधर से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं, ये बताइए। तो उनको बताया गया कि भाई मैदान में हमारा कैंप था, हम वहाँ से आ रहे हैं और अब हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। तो दरोगा जी ने पूछा कि आप कब जाने वाले हैं? तो उन्होंने बताया कि बस क्या, अभी 10 मिनट के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो दरोगा जी ने फिर पूछा कि ऐसा क्यों, अभी इसी आधी रात में क्यों? तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमारा कुछ ऐसा काम आ पड़ा है कि जिसके वजह से हमें अभी जाना पड़ रहा है, बहुत ज़रूरी है हमारा जाना। तो दरोगा जी ने कहा, लेकिन बिना परमिट के तो हम आपको इस बस्ती से एक कदम भी बाहर निकालने नहीं देंगे, आप निकाल ही नहीं सकते परमिट के बिना, मतलब यहाँ से आप जा ही नहीं सकते बिना परमिट के। ये सुनकर डॉक्टर शेखर को थोड़ा सा आवेश में आकर के वो बोले, ऐसा क्यों, क्यों नहीं जा सकते हम लोग? तो दरोगा जी बोले, इन दिनों ऐसा ही नियम है कि बिना परमिट के कोई कहीं नहीं जा सकता है, समझे आप? अब इन लोगों की बातें चल ही रही थी कि एक बड़ी सी ट्रे में देखा चौधरी जी जो है चाय लेकर के आ रहे थे। चाय तो वो इन लोगों के लिए ला रहे थे, श्रीनिधि जी लोगों के लिए, लेकिन दरोगा जी को देख करके वो भी एकदम से चौंक गए और फिर श्रीनिधि जी ने उनको इशारा किया कि अरे भाई इनको चाय वाय पिलाइए। तो चाय की ट्रे लेके दरोगा जी के पास पहुँचे, उनको चाय वगैरह ऑफ़र करी। पहले तो दरोगा जी ने मना किया, लेकिन फिर चाय, ठंड मौसम, जाड़ों के दिन, ठंडों का दिन, पहाड़ी आदमी के लिए चाय तो अमृत होती है। चाय ले ली उन्होंने, पीनी शुरू कर दी। अब चाय पीने से थोड़ा उनका टेम्पर था वो भी डाउन हो गया और फिर उन्होंने बताया, देखिए असल में बात यह है कि आजकल इस एरिया में जग्गा डाकू का आतंक फैला हुआ है। उसके नाम से वारंट तो है ही, साथ ही सरकार ने ये घोषणा भी करी है कि जो भी उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ के थाने में लाएगा उसे 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और फिर श्रीनिधि जी से बोले कि आप लोग जब इस बस्ती में पहुँचे तो इस बस्ती के लोगों ने आपको डाकू समझ लिया और थाने में आकर आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। अब इसलिए उन्हें जो है तहकीकात करने के लिए यहाँ आना पड़ा। तो ये सुनकर सभी लोगों ने थोड़ा चैन की सांस ली और थोड़ी इनके चेहरे में मुस्कुराहट आई। और फिर श्रीनिधि जी ने कहा कि दरोगा जी, हमें बड़ा दुख है कि हमारे कारण आपको
यहाँ तक आने का कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन अब हमें लगता है कि आपका शक दूर हो गया है कि हम लोग कोई डाकू वाकू नहीं हैं, और अब आप हमें यहाँ से निश्चित होकर जाने की अनुमति दे देंगे। दरोगा जी कुछ देर तो अपना सोचते रहे, फिर बोले कि भाई हमें उन्हें इस बात का बड़ा दुख है कि वो इन लोगों को की जो ये इच्छा है आज जाने की वो पूरी नहीं कर पाएंगे। रात में तो इन लोगों को इस बस्ती में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि इनका बस्ती में रुकना इनके लिए भी और दरोगा जी दोनों के लिए ठीक रहेगा। और फिर बोले कि आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों को पुलिस की तरफ से अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग निश्चिंत होकर चौधरी जी के यहाँ पे रात बिताएं, और कल सुबह जहाँ भी जाना हो आप लोग अपना चले जाएं, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब श्रीनिधि जी और इनके मित्रों के लिए चौधरी जी के घर में रुकना एक मजबूरी हो गया था। क्या कर सकते थे, मजबूरी। दरोगा जी के जाने के बाद ये लोग भी क्या करते, अपने बिस्तरों में गए, लेट गए, और फिर थके हुए तो थे, इनको नींद आ गई, सो गए। अगले दिन सुबह चौधरी जी को धन्यवाद बोलकर ये लोग आश्रम की तरफ अपना निकल पड़े। इन लोगों ने बस्ती से निकलकर जैसे ही रवासन नदी को पार किया तो देखा रेत पर एक बाघ के ताज़ा पगमार्क्स बने हुए हैं, जिन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वो अभी करीब 5 मिनट पहले ही वो यहाँ से पानी पी करके कहीं गया होगा। अब अगर इन्हें आश्रम पहुँचने की जल्दी नहीं होती तो ये लोग ज़रूर उस बाघ के पगमार्क्स का पीछा करते, उसको जाके ढूंढने की कोशिश करते। लेकिन इन्हें तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके आश्रम पहुँचना था, तो ये लोग तुरंत वहाँ से आगे बढ़ गए। थोड़ा सा आगे जाने पर रास्ते के किनारे इन्हें एक पेड़ के तने पर एक भूरे रंग का एक चौकोर कागज़ चिपका हुआ दिखाई पड़ा, एक पोस्टर दिखाई पड़ा। ये लोग उसके पास पहुँचे तो उसमें उर्दू जो लैंग्वेज है उसमें एक नोटिस लिखा हुआ था। नोटिस में ये लिखा हुआ था कि खूंखार डाकू जगत सिंह उर्फ जग्गा 2 महीने के बाद फिर वापस आ गया है। आम जन को आगाह किया जाता है कि वो उस से खबरदार रहें। ये घोषणा भी की जाती है कि जो कोई भी उसे मरा या जिंदा थाने में लाएगा वो 10,000 रुपये के इनाम का हकदार होगा। कलेक्टर जिला बिजनौर। अब जग्गा डाकू के बारे में ये तो पहले ही दरोगा जी से सुन चुके थे, तो इन लोगों के लिए ये कोई नई बात तो थी नहीं, इसलिए ये आश्रम की तरफ आगे बढ़ गए। अभी ये वन विभाग की सड़क से उतरकर आश्रम की तरफ मुड़े ही थे कि अचानक, एक मिनट, कि अचानक किसी ने पीछे की तरफ से श्रीनिधि जी के कंधे पे हाथ रखा, और जैसे ही इन्होंने अपनी गर्दन घुमाई तो देखा एक बड़ा लंबा चौड़ा अच्छी खासी कद काठी का एक बलिष्ठ युवक अपने कंधों पर 2-2 राइफलें लटकाए हुए खड़ा था। तो युवक ये खड़ा है। इससे पहले श्रीनिधि जी कुछ बोलते वो खुद ही बोल पड़ा, क्या बात साहब, मुझे पहचाना नहीं क्या? अच्छा, तो ये देखिए, ये बोलकर उसने अपना दायां हाथ इनकी तरफ ऐसे आगे बढ़ा दिया और फिर बोला, अरे साहब, अपने तीर के इस निशान को तो खूब अच्छी तरह से पहचानते होंगे ना आप? पहचान तो गए अब? तो श्रीनिधि जी को तुरंत याद आ गया एकदम से। बोले, अरे तुम तो वही हो ना, वो कजली वन के डाकू, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तो युवक बोला, जी हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन साहब मैं अब डाकू नहीं हूँ, मैं तो अब आपका दोस्त हूँ, आपका मित्र हूँ। मेरा नाम तेज सिंह है और मैं जग्गा डाकू का जो है साथ छोड़ चुका हूँ, अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो श्रीनिधि जी ने पूछा, कौन जग्गा? वही जिसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। तो तेज सिंह बोला, जी हाँ, वही आदमी जिसे उस दिन सुअर ने घायल कर दिया था और आपने और मुक्ता बहन ने दया भाव में आकर उसकी जान बचाई थी, वही है जग्गा डाकू। ये सुनकर सभी लोग आश्चर्य से अपनी जगह पर खड़े रह गए। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पा रहा था, कोई वर्ड ही इनके मुंह से नहीं निकल रहा था, एकदम सख्ते में आ गए थे। अब एकदम से आप मतलब सोचो ना, एकदम से पता चला कि जिसके साथ हम इतने दिनों से जिसकी रखवाली कर रहे हैं वो एक जग्गा डाकू, फेमस डाकू है, 10,000 ही। इन लोगों के ऐसी हालत में देखकर तेज सिंह बोला, अरे अब आप लोग कुछ
आप लोगों के पास कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं है। अगर मुक्ता बहन को बचाना चाहते हैं तो जल्दी कीजिए। जग्गा डाकू अभी 15 मिनट पहले मुक्ता बहन को उसके आश्रम से ज़बरदस्ती उठाकर ले गया है, लेकिन उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। बस आप लोग जल्दी कीजिए। अब उसकी बातें सुनकर सभी लोग एकदम से स्तब्ध रह गए। किसी को सपने में भी आशा नहीं थी कि वो सुअर के हमले से घायल व्यक्ति, जिसकी जान बचाने के लिए ये लोग जी जान से लगे हुए थे, डॉक्टर शेखर ने पूरी जिम्मेवारी ले रखी थी, वो जग्गा डाकू होगा, जिसकी जान बचाने के लिए मुक्ता जी अपने ही आश्रम में उसकी भरपूर सेवा कर रही थी, और आश्रम में उसका इलाज करवाने के लिए इन सबको तैयार कराया था कि नहीं आश्रम में ही इसका इलाज होगा। वो आदमी इतना घटिया निकलेगा कि अपनी सेवा करने वाली, अपनी जान बचाने वाली उस महिला को गलत इरादे से किडनैप कर लेगा। अब यार आप लोग भी सोचो, कितना घटिया और कितना नीच किस्म का आदमी होगा वो। एक मिनट, अरे यार आप लोगों को याद तो है ना उस घायल आदमी की, जिसकी इन लोगों ने जान बचाई थी, और उसी के बाद इन लोगों की मुलाकात मुक्ता जी से हुई थी। याद तो होगा ही, शुरुआती एपिसोड है, तीसरा या चौथा। लेकिन जो भी है, आज जो महिला और पुरुष मित्र आज कहानी को सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस घटनाक्रम को पहले एपिसोड से सुनना शुरू करें, तभी उन्हें जो है ये पूरी कहानी समझ में आ पाएगी। ऐसे बीच बीच से सुन के मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों, मुक्ता जी जैसी महान और सुसंस्कारों वाली, जिनका दिल साफ पानी से भी ज़्यादा साफ था, उन्हीं का किडनैप हो गया। और किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी जिसकी उन्होंने सेवा करी और जिसकी उन्होंने जान बचाई। तो यार बड़ी सोच के अजीब हो रहा है। दोस्तों, घटनाक्रम में इसके बाद क्या हुआ ये जानने के लिए तो आपको यार बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। मैं एक बार फिर आप सभी मित्रों का तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय उत्तरांचल डायरीज को देते हैं, जो मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, बहुत एनर्जी मिलती है मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और इसलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 शब्द जरूर लिखा कीजिए। आप लोग कमेंट्स डालने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। बस यार 1 मिनट का टाइम और लगेगा, बस थोड़ा सा समय निकाल कर 2 लाइन जरूर लिख दिया कीजिए। थोड़ी हौसला अफजाई होती है, हिम्मत बढ़ती है, आगे मन करता है। और कमेंट्स नहीं दिखते हैं तो फिर लगता है कि यार कोई सुन नहीं रहा है ना। तो जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, उन सबका स्वागत तो है ही है। उनको धन्यवाद बोलता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका। आप लोगों ने अपना कीमती समय इस चैनल को दिया, और साथ ही उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे कि फिर मुक्ता जी का क्या हुआ, है ना, कि मुक्ता जी का किडनैप हो गया तो उसके बाद क्या हुआ। तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। कर रहे हैं ना? हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिलहाल तो आज्ञा दीजिए, चलता हूँ और मिलता हूँ जल्दी ही ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। ओके दोस्तों, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।